हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं शिप्स के लिए। तो ये पहला इंग्लिश शिप था जो 18th सेंचुरी में भारत में आया था। इन्हीं में बैठकर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स आए थे। ग्रांट ऑफ दीवानी एंड फाइनेंशियल पावर्स। हमारी जो हिस्ट्री है उसे मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। जब ब्रिटिशर्स आए, सही मायने में वो मॉडर्न नहीं, कॉलोनियल हिस्ट्री है। कॉलोनियल हिस्ट्री को समझा, फिर देखा कि ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स बनकर आए थे ट्रेड करने, लेकिन द ट्रेड लेड टू द टेरिटरी। ट्रेड से कब टेरिटरी पर कब्जा करके बैठ गए पता ही नहीं चला। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में इंडियन हिस्ट्री का रुख बदल गया। रुख तो बदल ही गया, साथ ही साथ बहुत सारे चेंजेस भी आए। सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस नहीं हुए और ना ही सिर्फ पपेट नवाब बनने लगे थे, उसके अलावा भी पूरी इंडियन हिस्ट्री पर एक गहरा इम्पैक्ट रहा। आज जो हम जी रहे हैं उस पर भी उस समय का या उस हिस्ट्री का इम्पैक्ट होगा। हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर को शेप करता है और हमारा प्रेजेंट ही हमारे पास्ट से कनेक्ट रहता है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में जब ब्रिटिशर्स के पास दीवानी राइट्स आ जाते हैं, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्री साइड पर कब्जा करेगी। अब वो शहर से हटकर गांव तक जा सक रही है। रूलिंग द कंट्री साइड, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट गांव में भी रूल करेगी, किसानों के ऊपर रूल करेगी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। दीवानी राइट क्या होते हैं? राइट टू कलेक्ट द टैक्स, यानी टैक्स कलेक्ट करने की पावर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टैक्स कलेक्ट करने की पावर आ गई, तो अब हमारे नवाब बिना दांत वाले शेर की तरह हो गए। मतलब वो रूल तो करेंगे लेकिन पैसा सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टैक्स कलेक्ट करने की पावर आ जाती है, तो वो उसका इम्पैक्ट कंट्री साइड में भी देखने को मिलता है। द कंपनी बिकम्स द दीवान, यानी कंपनी जब दीवान बनती है। पहले जानते हैं कि दीवान आखिर होते क्या हैं। जो टैक्स कलेक्ट करेगा, ये दीवानी राइट्स होल्ड करके बैठा है, वो दीवान कहलाता है। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। मुगल शासक ने 12 अगस्त 1765 को या 1765 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान अपॉइंट कर दिया। बैटल ऑफ बक्सर में हार चुके थे, उसमें जिस को हराया था, शाह आलम II को हराया, नवाब ऑफ बंगाल को हराया, तो इनसे स्पेशली एक ट्रीटी साइन कराई गई थी, जिसमें मुग़ल एम्परर से कहा गया कि आप हमें दीवानी राइट्स दे दो, राइट्स टू कलेक्ट टैक्स की पावर आप हमें दे दीजिए। उसके बाद कंपनी बिकम्स द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। अब पैसों से जुड़ा सारा कामकाज कंपनी संभालेगी और राजा केवल दिखावे के राजा बने रहेंगे। कंपनी गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पर जब गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है तो आपका ध्यान भी रखती है, जैसे रोड बनवाती है, सरकारी स्कूल, ब्रिज बनवाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि पूरे लैंड को एडमिनिस्टर करना है, सभी फार्मर्स को पानी मिले, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ये सब भी संभालना है। साथ ही टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट करने में पहले हमारे रूलर्स ये सारी चीज़ें संभालते थे। उनको जनता के बीच में रहना है तो वो काम करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो ट्रेड करने आए थे, तो उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि कौन सी फसल उगना है या नहीं। उन्हें देश की किसी भी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस
पैसा कमाने से मतलब था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। दीवानी राइट से अब उन्हें पैसा मिल रहा था, क्योंकि कंपनी को अपनी आर्मी और स्टेटस को मेंटेन करके रखना था, जिसमें बहुत खर्चा होता था। इंडिया में रहते रहते उन्होंने एक चीज़ सीखी, कंपनी वॉन्ट्स एन एलियन पावर, मतलब जो दूसरी जगह से आया हो। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया और समझा कि इट वॉज रिक्वायर्ड टू फेयरली दोज हु रूल्ड द कंट्री साइड इन द पास्ट। उन्होंने सोचा कि अगर हम पुराने तालुकादार ज़मींदार की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये गलत होगा। दे वुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड, उनको नहीं हटाया जाना चाहिए। उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो रिवॉल्ट का सामना कर सके। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू, कि रेवेन्यू की ग्रोथ कैसे हुई या कंपनी के लिए रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। जब कंपनी दीवान बन जाती है तो उसका मोटो होता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, वांटेड टू लार्ज रेवेन्यू। वहीं दूसरी तरफ कंपनी एक ट्रेडर भी थी, तो उसका मानना था कि हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस पैसा कमाने से मतलब है। वहीं दीवानी राइट्स मिलना उनके लिए सोने पर सुहागा हो गया। जब वो प्राइमरीली ट्रेडर थे तो कंपनी वॉज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। अब इसका क्या प्रभाव हुआ, इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ा, क्या क्या लोगों को समस्याएं होने लगी या क्या समस्याएं पैदा हुई। नाउ द रेवेन्यू कलेक्ट इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। ब्रिटिशर्स जब पहले अपने आप को प्राइमरीली एज अ ट्रेडर देखते थे, पहले वो ब्रिटेन से पैसा लाते थे, गोल्ड और सिल्वर लाए ब्रिटेन से, और यहाँ ये क्लॉथ स्पाइसेस ले जाते थे। लेकिन जब उनके पास दीवानी राइट्स आ गए तो पहले के कंपैरिजन में अब गुड्स डबल जाने लगी। लेकिन पहले जो गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में पैसा बाहर से आता था, अब वो नहीं आ रहा था, क्योंकि कंपनी को जो दीवानी राइट्स मिले उससे मिलने वाले पैसे से वो ट्रेड करते थे, जिससे देश में नया पैसा नहीं आ रहा था। बंगाल से कलेक्ट किए गए पैसे से ट्रेड किया जाने लगा, जिसका इम्पैक्ट बंगाल की इकोनॉमी पर देखने को मिला, जिसमें बहुत सी समस्याएं बंगाल में पैदा हो गईं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव 3 सेक्शंस पर ज़्यादा देखने को मिला। वो थे आर्टिशंस, पीजेंट्स, साथ ही फेमाइन ऑफ 1770। आर्टिशंस को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनसे सामान तो खरीदते थे लेकिन सही पैसा नहीं देते थे। साथ ही आर्टिशंस किसी और को अपना सामान भी नहीं बेच सकते थे, जिसके कारण अब वो गाँव छोड़कर जाने लगे। दीवानी राइट्स आने के बाद से ब्रिटिशर्स अब पीजेंट्स को ज़्यादा परेशान करने लगे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगाना शुरू कर दिया। आर्टिशंस और पीजेंट्स के परेशान होने के साथ ही देश में पैसा नहीं आ रहा था और सामान बाहर बहुत ज़्यादा जा रहा था। वहीं बंगाल में 1770 में फेमाइन डेवलप होती है, भुखमरी की कंडीशन डेवलप होती है, अकाल पड़ जाता है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं बचता। 10 मिलियन या 1 करोड़ लोगों की डेथ इस फेमाइन में हो जाती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव किस तरीके से बंगाल की दीवानी मुग़ल एम्परर से प्राप्त कर रहे हैं। इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि ये एक महल में है और वहाँ पर दीवानी प्राप्त कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन उस समय में कैमरास नहीं होते थे, तो अंग्रेज़ों ने अपनी शान शौकत को ज़्यादा दिखाने के लिए पेंटिंग्स बनवाई, जिसमें ये दिखाया गया कि बहुत बड़े महल हुआ करते थे या बहुत बड़े महल में राजा बैठता था, रूलर्स बैठा करते थे, और वहाँ से उन्होंने ये राइट्स लिए हैं।
द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर या परमानेंट सेटलमेंट। ब्रिटिश ने बंगाल की फेमाइन में मारे गए लोगों के बारे में सोचना शुरू किया कि अगर लोग ही नहीं होंगे तो रेवेन्यू कौन देगा। इसके चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को लगा कि अब हमें थोड़ा ध्यान आर्टिसंस और फार्मर्स पर भी देना चाहिए, जिससे हमें रेवेन्यू मिलता रहे। Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने सोचना शुरू किया कि यदि रेवेन्यू चाहिए तो किसानों के लैंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे किसान खेती ज़्यादा करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके। इस सोच के साथ उन्होंने ये समझ लिया कि इकोनॉमी को सुधारना ज़रूरी है। 1770 की फेमाइन के बाद उनको ये समझ में आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। 20 इयर्स तक सोचने के बाद या 20 सालों तक सोचने के बाद दे केम अप विद द परमानेंट सेटलमेंट। चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय में 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। ये इसलिए लाया गया था जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सके। परमानेंट सेटलमेंट आखिर होता क्या है? एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड जमींदार्स। जमींदार में राजा और तालुकादार्स थे। कंपनी और तालुकादार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिससे लैंड को इम्प्रूव किया जा सके, एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सके। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस द जमींदार्स वर आस्क्ड टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट एनी पे रेवेन्यू टू द कंपनी। जमींदार को पावर दी गई कि वे पीजेंट से रेंट कलेक्ट करके कंपनी को पे करेंगे। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। रेवेन्यू के अमाउंट को फिक्स कर दिया गया, जिसके कारण उसे परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू कंपनीज कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम encourage द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। इससे कंपनी को लगा कि हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट में पैसा आएगा भी, साथ ही जमींदार की लैंड इम्प्रूव करने के लिए इनकरेज भी किया जाएगा। किसान भी टैक्स तब देगा या तब ज़्यादा देगा जब उसके पास क्रॉप्स ज़्यादा होगी। रेवेन्यू अमाउंट फिक्स कर दिया गया था। रेवेन्यू वुड नॉट बी इंक्रीज्ड एंड द जमींदार्स वुड बेनिफिटेड फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। द प्रॉब्लम्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या क्या समस्याएं हुई या क्या क्या समस्याएं आई? There were many problems in permanent settlement. Revenue fixed was so high that the zamindars found it difficult to pay. जमींदार ने सोचा कि ब्रिटिशर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट देना है और बचा पैसा अपना होगा, लेकिन रेवेन्यू बहुत हाई था, जिसके कारण जमींदार उतना पैसा कलेक्ट नहीं कर पाते थे जो फिक्स किया गया था। साथ ही न्यूमेरियस जमींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन। बहुत से जमींदारों ने अपनी जमींदारी छोड़ दी। सिचुएशन चेंज्ड विद द ग्रोथ इन मार्केट, एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर में जब फ़ायदा होने लगा तो जमींदार की इनकम भी बढ़ गई, लेकिन कंपनी की इनकम में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इसके साथ ही the zamindars did not have any interest in improving the land. ज़मींदार ने लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनका बेनिफिट तो बढ़ रहा था या प्रॉफिट बढ़ रहा था, वो अब बस अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचने लगे और लैंड के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया। द कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। कल्टिवेटर्स को लगता था कि ये परमानेंट सिस्टम एक फेलियर है, जिसमें हमें टैक्स तो देना पड़ रहा है लेकिन हमें किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं है। अब पीजेंट परमानेंट सेटलमेंट के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने लगे
क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ता था। कर्ज को चुकाने के लिए मनी लेंडर्स के लिए गए पैसे वापस करने की समस्या भी उनके सामने थी। रेवेन्यू ना पे कर पाने के कारण ज़मीन छीनने का डर या ज़मीन की सुरक्षा की चिंता भी उनके सामने थी। तो इस तरह से ये सारी समस्याएं फार्मर्स के सामने आ रही थी। ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।